तो H2SO4 जो है वो टूटता है H प्लस और HSO4 माइनस। कभी कभी SO4 और H में उसमें भी टूट जाता है, दोनों स्टेप बता देंगे। ये भी स्टेप में टूटता है तो ये देखो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस में प्लस क्या बना देगा, H2O बना देगा। दूसरा क्या बना देगा, यानी HSO4। ये बनता है सोडियम बाई सल्फेट। क्या बनता है, सोडियम बाई सल्फेट, या हम कह सकते हैं इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं इसे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर ये जो है वो उसको H2SO4 के साथ तीव्रता में गर्म किया जाता है, ठीक है, तीव्रता में काफी देर तक गर्म किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर H2SO4 जो है H प्लस और SO4 -2 में टूटता है। क्योंकि कोई भी लवण होता है या कोई भी अम्ल हो या कोई भी क्षार हो, कोई भी यौगिक हो, वो जब आयनित होगा तो उसको उतने प्लस होंगे जितने माइनस होंगे। लेकिन माइनस यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ कितना 1, लेकिन यहाँ परमाणु कितने हैं, 2 से गुणा करते हैं तो प्लस हो गए भाई, 2 इक्कन 2, यहाँ 1 है तो 2 इक्कन 2, दोनों 2 हैं, प्लस के भी और माइनस के भी। ये उसी स्टेप में टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। तो इसका देखो प्लस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस, क्या बनेगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और बेटा सोडियम सल्फेट इसे कहते हैं साल्ट केक, इसी का नाम साल्ट केक होता है, ठीक है, सोडियम सल्फेट होता है इसे साल्ट केक, सोडियम सल्फेट। तो प्लस का निकल जाएगा H2O, ठीक है, क्या निकल जाएगा H2O निकल जाएगा, ये Na2SO4 Na2 नहीं, धावन सोडा भी अगर क्रिया करता है H2SO4 से, तो सल्फेट बनाता है, क्या बनाता है, सल्फेट बनाता है। इसी प्रकार बेरियम क्लोराइड, इसी प्रकार धातु क्लोराइड और धातु नाइट्रेट भी अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करें, ये देखो बेटा धातु कार्बोनेट है, CO3 जुड़ा हुआ है, ये धातु है, तो ये धातु कार्बोनेट, यहाँ पर अगला कार्बोनेट CaCO3 भी हो सकता है, K2CO3 भी हो सकता है। तो धातु कार्बोनेट मतलब है कि धातु के साथ जब कार्बोनेट जुड़ा होता है, ऐसा लवण क्या कहलाता है, धातु कार्बोनेट कहलाता है, ठीक है। तो धातु कार्बोनेट है, इसकी अगर H2SO4 से होगी तब भी ये क्या बनाएगा, धातु सल्फेट बनाएगा। और अगर धातु क्लोराइड है, इसकी अगर H2SO4 से क्रिया होती है तब भी ये क्या बनाएगा, धातु सल्फेट ही बनेगा। और धातु नाइट्रेट है, इसकी भी अगर H2SO4 से क्रिया होती है तब भी क्या बनेगा, धातु सल्फेट ही बनेगा, ठीक है भैया। और जैसे इसकी इससे हो रही है तो ये नहीं कि बेटा एक होती है, होती ना, SO4 कितनी होती है, 2 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 1 होती है, क्योंकि इसकी संयोजकता प्लस 1 होती है, इसकी माइनस के 2, इसकी प्लस की 1, इसकी माइनस की 2, तो इसका प्लस और इसका माइनस जुड़ेगा जाकर, तो ये 2 इधर आ जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा Na2SO4, ये तो बन गया। दूसरा क्या बनेगा, H2O प्लस क्या बनेगा, CO2, ठीक है। 2 यहाँ पर देखो भैया ये बनना है, H की 1 है और CO3 कितनी है, 2 है, तो ये 2 इधर आ जाएंगे, 1 इधर हो जाएगा, H2CO3। और H2CO3 किस में टूटेगा, H2O प्लस CO2 में, H2O और CO2 में टूटा है ना, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु से हल्की, उसमें वायु से तो भारी होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही मौका पाती वो निकल जाती है, वायु से हल्की होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या है, -2 है, ये +1 है, -1 है, +2 है,
तो इसका प्लस हो, इसका माइनस हो, दो दो कट जाएंगे, BSO4 बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा क्या बनेगा? HCl बनेगा। H2 कहाँ से आगे परमाणु भाग लेता है, संतुलन कर लो बाद में। यहाँ पर क्या बन सकता है? Pb कितनी हो रही? 2, NO2 की NO3 की 1, इसकी +1 इसकी -2, क्या बनेगा? PbSO4। वेरी गुड। दूसरा HNO3 बनेगा, दोनों हो जाएंगे। ठीक है भैया। तो चाहे वो कार्बोनेट हो, धातु कार्बोनेट हो, चाहे धातु क्लोराइड हो, और चाहे धातु नाइट्रेट हो, ये सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? धातु सल्फेट ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया? धातु सल्फेट ही बनाएंगे। अब देखो, जो धातुएं कम क्रियाशील होती हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करती हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि जो कम क्रियाशील गैसें होती हैं, कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, ठीक है, जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित होते हैं, और हाइड्रोजन नीचे से स्थित होने के कारण जो नीचे हैं वो ऊपर वाले कैसे, है ना, आउट कर पाएंगे। तो वही हाल है यहाँ पर। ये नीचे हैं, कौन कौन से हैं? जैसे कॉपर है, Hg है, Pb है, Pt है, Ag है, Au है। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनका स्थान हाइड्रोजन से नीचे है। तो ये जब भी अम्ल से क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं करेंगे। तो धातुओं से क्रिया, तो धातुओं से क्रिया देखो, अब धातुओं से क्रिया होगी तो 2 स्टेप की होगी। धातुओं से क्रिया एक होगी अधिक क्रियाशील। क्या होगा? अधिक क्रियाशील। अब अधिक क्रियाशील कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है Zn होता है, Hg होता है, Ag होता है, Au होता है। ये क्या है? अधिक क्रियाशील है। और कम क्रियाशील कौन है? कम क्रियाशील है Cu है। इतना डिस्टर्ब चल रहा है। Zn है, Fe है, Na है, Mg है, Ca है, ये अधिक क्रियाशील है। ये देखो Cu, Hg, Ag, Au, ये कम क्रियाशील। अगर ये सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करती हैं धातुएं जो अधिक क्रियाशील हैं, इनसे अधिक भी धातु है, लेकिन कम क्रियाशील में यही 4 हैं, एक और है वो तो बहुत कम क्रियाशील है। तो ये जब क्रिया करेंगी तो अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकाल देंगी, लेकिन ये क्रिया करेंगी तो अम्ल से हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल पाएंगी। सामान्यतः पर देखो Zn प्लस क्या होता है? H2SO। तो इसकी -2 इसकी +2, क्या निकल जाएगा? ZnSO4 प्लस क्या निकल जाएगा? H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और हाइड्रोजन गैस अगर अम्ल से निकल रही है, क्षार से निकल रही है, जल से निकल रही, तो इसके मतलब क्या है? ये धातु जो है अधिक क्रियाशील है। कम क्रियाशील धातु कौन होगी? Cu की H2SO4 से क्रिया होगी। तो देखो बेटा, Cu जो है सबसे पहले यहाँ पर H2SO4 जरूर है, लेकिन ये सबसे पहले टूटेगा CuO में टूटेगा, क्योंकि SO4 जो है सल्फेट है, इससे ऑक्साइड निकल जाएगी, और निकलने के बाद ये बनाएगा जल बनाएगा, और क्या बनाएगा? क्या बनाएगा भैया? सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। 2 3 और 1 4, ठीक तो हो गई। 2 हाइड्रोजन, 2 संतुलन है।
अब यही CuO है, ये फिर H2SO4 से क्रिया करेगी, तब क्या बन जाएगा, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा होगी सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो यहाँ से देखो ये जल निकल जाएगा, ये H2O निकल गया और यहाँ क्या बचा Cu और SO4, तो क्या बन गया CuSO4। अब देखो ये CuO ये CuO कट गया, अब यहाँ क्या बचा Cu बचा, यहाँ H2SO4 बचा, तो कितना हो गया 2H2SO4 हो गया, यहाँ क्या बचा 2H2O प्लस क्या होगा SO2 प्लस क्या होगा CuSO4, ठीक है, ये प्राप्त हुआ। ये क्या है कम क्रियाशील के लिए, और अधिक क्रियाशील सीधे एक स्टेप रिएक्शन होगी उसकी और सीधे हाइड्रोजन गैस बनेगी। इन सभी ऐसी रिएक्शन बनेंगे ये वाले, और ये चारों तत्व कैसी रिएक्शन देंगे, ये 2 स्टेप की देंगे। फिर है लवणों से क्रिया, ये लवणों से भी क्रिया कर लेता है और लवणों से क्रिया करके और उसी प्रकार ये अपघटित हो जाता है, जैसे इंक नहीं है क्या देखो बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल भी ऑक्सीकारक का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत जल्दी अपचयित होकर या अपघटित होकर एक ऑक्सीजन का परमाणु दे देता है, और वो अकेला परमाणु क्या कहलाता है, नवजात ऑक्सीजन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? नवजात ऑक्सीजन कहलाता है। अब देखो बेटा, ऑक्सीकारक क्रिया, ऑक्सीकारक क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल जो है अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है, और जो नवजात ऑक्सीजन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीजन भी एक ऑक्सीकारक क्रिया है, ऑक्सीजन कह रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भी एक ऑक्सीकारक गुण रखता है। कैसे? जैसे कार्बन से अगर क्रिया करे, पहले देख लो ऑक्सीकारक गुण कैसे बनता है इसका, है ये H2SO4, H2SO4 सबसे पहले टूटेगा, H2O में टूटेगा, SO2 में टूटेगा, और प्लस नवजात ऑक्सीजन, ठीक है, H2SO4 हो गया, H2S ऑक्सीजन 2 3 और 1 4, H2SO4 हो गया। अब ये नवजात ऑक्सीजन है, अगर कार्बन से क्रिया कराई जाए, कार्बन से क्रिया, तो देखिए कार्बन है और ये क्या है, नवजात ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन को ऑक्सीजन किस मात्रा में मिल रही है, अल्प मात्रा में कि अधिक मात्रा में मिल रही है, कम मात्रा में मिल रही है, तुम बताओ। मतलब पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा मिल रही है, आई मीन एक्सेस है, अधिक मात्रा मिल रही है। और कार्बन को अगर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तब क्या बनता है, CO2 बनता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, CO2 बन गया। अब बेटा यहाँ ऑक्सीजन कितनी है,
यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? अब इन ऑक्सीजन को दोनों को संतुलित किया जाता है समीकरण संतुलित में। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? लेकिन यहाँ कितनी है? कितने से गुणा करते हैं? 2 से। 2 से गुणा किया तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए, ये भी तो 2 हो गए, कट गया। अब यहाँ 2 से गुणा हो रहा तो H2SO4 को भी 2 से गुणा होगा। कार्बन को कितने से गुणा होगा? C निकलेगा। यहाँ जल कितना हो जाएगा? 2H2। सल्फर डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा? 2SO2 प्लस क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। ये तो बनेगा। अभी हम कह सकते हैं कि चाहे वो नाइट्रिक अम्ल हो चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल हो, दोनों अगर कार्बन से क्रिया करते हैं ऑक्सीकारक के रूप में तो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ये तो देते हैं। दूसरा है जे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फर से क्रिया करे, सल्फर से क्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फर से क्रिया करता है तब क्या देते हैं? बच्चा समझे नहीं पता रे। सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फर का अम्ल भी बोलते हैं, एक और नाम इसका है, सल्फर का अम्ल भी है। और बनता क्या है? देखो बेटा H2SO4 तो अपना ऑक्सीकारक गुण दिखाएगा ही दिखाएगा। क्या बनाएगा? H2O बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा? SO2 बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा? नवजात ऑक्सीजन बनाएगा। ये तो बनाएगा। ठीक। अब ये सल्फर है, सल्फर को अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी, सल्फर चुकेगा नहीं, क्या बनाएगा? यहाँ पर कम मात्रा में मिलेगी, इसको अधिक मात्रा में मिलेगी। किस मात्रा में मिलेगी? किस मात्रा? अधिक मात्रा में मिलेगी। चलो अधिक मात्रा में तो बेटा ये SO3 बनता है, 100% सही है। SO3 बनता है, SO3 बनेगा। अब प्लस क्या बनेगा? SO3। अब यहाँ पर अगर हम जल लगा दें तो जोड़ दो। सर देखो एक स्टेप हम बढ़ाना नहीं चाह रहा, चलो बढ़ा लो। बढ़ा लिया। कैसे बढ़ाया? देखो यहाँ पर सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ या सल्फर को जलाया जाता, वहाँ पर ऑक्सीजन की अधिक मात्रा है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ये बनता है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 से कर दें, 3 से इसको भी तो करना पड़ेगा, फिर आगे देखा जाएगा। अब ये SO3 बन गया है, ये जल के संपर्क में आया, 3 स्टेप नहीं देना चाह रहे थे, यही जल जोड़ना चाहते थे, तो कितना बन जाएगा? H2SO4 बन जाएगा। देखो क्या करा वहाँ होता है। ऑक्सीजन बराबर कर ली थी मैंने, ये कट गई। अब यहाँ देखो H2SO4 के कितने अणु हैं? 3 है। तो यहाँ कितना है? तो ये काट दें, यहाँ कितने बचे? 2 बचे, तो लिख दें 2H2SO4। अब देखो बेटा SO3 कट गया, प्लस क्या बचा? S बचा, H2O कैसे बचा? यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 1 ही है, तो 2 नहीं बचे। तो कितना बचा? 2H2O प्लस 3SO। तो क्या बना बेटा? देखो सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फर से क्रिया करता है तब क्या देता है? सल्फर डाइऑक्साइड देता है। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड ही देता है। ऐसे ही ये अगर हाइड्रो आयोडिक अम्ल से क्रिया करेगा तो आयोडिक अम्ल बनाएगा, ब्रोमिक अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोब्रोमिक अम्ल देगा। ठीक है। बेंजीन से क्रिया करेगा तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल देगा। क्या देगा? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल देगा। क्यों देगा? क्योंकि बेंजीन में क्या होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन 6 होते हैं। जब हाइड्रोजन एक निकलेगा तभी तो जुड़ेगा आकर, उससे जुड़ेगा आकर तो बनेगा C6H5SO3H। ठीक है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बनाता है? सुनील, सल्फर ट्राइऑक्साइड ओलियम बनाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है उसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, ओलियम बनाता है। हाँ, अभी टेस्ट हो जाएगा। अभी नहीं,
इसको बता रहा है। देखो भैया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हाइड्रोजन आयन के गुणधर्म कैसे होंगे? हाइड्रोजन आयन के गुणधर्म कैसे होंगे? ये NaOH, Na2CO3, NaOH है, Na2CO3 है, इनसे क्रिया करके क्या देगा? लवण देगा। इसी प्रकार क्लोराइड, नाइट्रेट जो भी हो, देखो ये धातु हाइड्रोक्साइड है, ये धातु क्या है? कार्बोनेट है। ये मतलब क्या होगा? धातु होगा बेटा। ये धातु क्लोराइड है, ये धातु नाइट्रेट है। इन सभी से अगर क्रिया करता है, कौन क्रिया करता है? कौन क्रिया करता है? H2SO। तो क्या बनाएगा? धातु सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा भैया? धातु सल्फेट बनाएगा। ठीक है। जो अधिक क्रियाशील धातुओं हैं उनके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और जो कम क्रियाशील धातुएं हैं उनके साथ क्या देगा? सल्फर डाइऑक्साइड देगा। ठीक। ऑक्सीकारक के रूप में अगर क्रिया करता है, क्यों करता है? क्योंकि इसमें नवजात ऑक्सीजन निकलती है। नवजात ऑक्सीजन ही तो निकलती है। ये कार्बन से क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, सल्फर से क्रिया करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड, HI से क्रिया करेगा तो आयोडीन मुक्त करेगा, और HBr से क्रिया करेगा तो Bi2 मुक्त करेगा। ये बेंजीन एरोमेटिक यौगिक है। बेंजीन से क्रिया करके क्या बनाता है? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाता है, और सल्फर ट्राई ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या देगा? ओलियम देगा। क्या देगा भैया? ओलियम देगा। क्या देगा भैया? ओलियम देगा। तो कशीश के तेल के नाम से कौन विख्यात था? H2SO4। गंधक का अम्ल किसे कहते हैं? H2SO। आयला बिट्राल किसे कहते हैं? किंग ऑफ एसिड। रासायनिक द्रव्यों का राजा किसे कहते हैं? H2SO4। इतने नाम हैं। ठीक है। एक दो भूले भी होंगे। अब जैसे बता रहा था, जैसे वो सल्फर के अम्ल, सल्फर के अम्ल, वो भी इसी का नाम होता है। ठीक है। ये तुम्हारे सिलेबस में, इंटर के सिलेबस में भैया बता रहा था सुनील, नहीं है? ये नहीं है क्लोरीन, और क्लोरीन भी नहीं है? जी सर। अच्छा, क्लोरीन तो बहुत बढ़िया है भैया। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लगातार। चलो ठीक है, इनको क्लोरिक अम्ल जल्दी रट पर हटा देते हैं, क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ाना ही है इसमें। ये बताओ, हटा दें? आगे बढ़ाएंगे? आगे बढ़ा देना था। आगे बढ़ा देना। बाद में से नहीं पढ़ाना, जब तक ये बढ़ा टाइम बचे तो पढ़ा दें। हाँ, टाइम बचेगा तो नहीं। कौन कौन से हैं बताओ? सर ये सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, उसको पढ़ लियो। उसमें क्या है? चैप्टर तो ये सोडियम से तो ज्यादा याद क्वेश्चन है सर उसमें। सोडियम से तो उसमें क्वेश्चन आते हैं। पता है? सोडियम से हमें तो पता ही है। हां, सोडियम को पढ़ाए थे कोई जगह में? पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या? सोडियम पढ़ाने जा रहा हूँ। बेटा ये तुम्हारे बोर्ड परीक्षा के लिए सिलेबस आउट हुआ है, कंपटीशन के लिए नहीं। आज ये तो सूत्र जो कंपटीशन के लिए हां, टाइम दीजिए। सोडियम और पोटेशियम। सबसे पहले हम सोडियम की बात करते हैं। जी सर। ठीक है। ठीक है। देखो, पीरियाडिक टेबल बनाते हैं तो पीरियाडिक टेबल में सबसे फर्स्ट वर्ग का तत्व है, उसका दूसरा तत्व है अधिक क्रियाशील है, और इसे क्षार धातु के तत्व भी कहते हैं। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? ये परमाणु। सोडियम परमाणु का प्रतीक क्या होगा? सोडियम परमाणु का प्रतीक क्या होगा? Na2 होता है। परमाणु पूछा, परमाणु एकल अवस्था में होता है तो क्या होगा? Na ही होगा। और विशेषता ये है कि सोडियम अणु अवस्था में भी अकेले रहता है,
तो सोडियम का अगर सूत्र कोई पूछ दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि ये एकल अवस्था में ही रहता है। इसका सूत्र भी ये नहीं होगा और इसका प्रतीक भी ये नहीं होगा, और इसका परमाणु सूत्र भी, परमाणु का प्रतीक जो है वो भी क्या होगा, ये नहीं होगा। ठीक है। सबसे पहले जेड बताइए कितना होता है इसका, ये कितना होता है? जेड जानते हैं क्या होता है? जेड क्या होता है? जेड होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कौन बताएगा? 17 है सर इसका परमाणु क्रमांक सर 11। वेरी गुड। द्रव्यमान संख्या सर 23। द्रव्यमान संख्या बेटा परमाणु क्रमांक जेड बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। कितनी होगी? 23। ठीक है। और परमाणु क्रमांक जेड 11 है, ए 23 है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉनों की संख्या 11। जितनी परमाणु। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 11। न्यूट्रॉनों की संख्या 12। वेरी गुड। ए माइनस जेड 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 1 2 8 1 ये तो होगा। आवर्त कितना होगा इसका? आवर्त सर आवर्त 3 वर्ग 1 फर्स्ट वर्ग बेटा फर्स्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए ये तो चलो इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाते हैं। नाभिक में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉनों की संख्या 12, प्रोटॉनों की संख्या 11। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8। गुरुजी हमने इसका टेस्ट कर तीसरे में कितना होगा? 1 सर जी। 1 होगा। ठीक है। सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। किस अवस्था में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। देखो बेटा तो लेट्रिन व्यवस्था है यहाँ, अगर कोई समस्या हो, टॉयलेट लगे या कुछ हो तो वो आ जाता है। अब बताते हैं बेटा उपस्थिति किसकी आते हैं? उपस्थित आते हैं तो ये मैक्सिमम किस अवस्था में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था मतलब कंपाउंड स्टेट होती है। और संयुक्त अवस्था में किस किस के रूप में पाया जाता है? देखिए सबसे पहले ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बेटा कहाँ पाया जाता है? समुद्र में। मैक्सिमम समुद्र से। ठीक है। इसके अलावा झीलें भी होती हैं, तालाब भी होते हैं जहाँ से नमक प्राप्त होता है, कुएं भी होते हैं। कुएं भी कुछ पाए गए जो बहुत खारे होते हैं। और जानते हो कहीं कहीं तो इनकी खाने भी होती है। वीडियो द्वारा बन गए कहीं? आधा घंटा हो गया 29 मिनट बस बहुत हो गया, हटा दो। 29 हो गया। दिखाई 4-5 अरे रुक जाओ हलाई कहीं थी।